हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको यहां पे याद दिला दूं कि जस्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, तो वो हमने देख लिया था। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं कि कैसे ये चीजें की शुरुआत हुई थी और क्या क्या प्रोसेस रहा था इसके अंदर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और साथ ही में आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया तो प्लेलिस्ट को भी फटाफट से जाके चेक कर लो, क्योंकि उसमें आप सभी स्टैंडर्ड वालों के लिए सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर वाइज वीडियोस हमने अरेंज करके रखे हैं, पूरा अपलोड करके रखा हुआ है प्रॉपर्ली। तो प्लीज जाओ, अच्छे से देखो और अच्छे से मन लगा के कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर लेना। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके। एंड साथ ही में अगर आप हमें सपोर्ट और करना चाहते हो तो JR टॉक्स नाम का और JR व्लॉग्स नाम का हमारे और 2 चैनल है यूट्यूब के ऊपर, तो प्लीज जाइए और उस चैनल को विजिट कीजिए। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ठीक है। तो देखो, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है आप जानते हो। ठीक है, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, वैसे ही हर देश का एक फॉरेन पॉलिसी होता है। और फॉरेन पॉलिसी क्यों होता है ये हम सब ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, कि जो भी कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो इसलिए होता है ताकि हम कोई दूसरे कंट्री के साथ या फिर कोई दूसरे फॉरेन कंट्री के साथ एक अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश कर सके। अब इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा रहेगा तभी तो वो दूसरा देश हमारी मदद करेगा जब हमें जरूरत पड़ेगी, तभी तो हमारे साथ व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा। ठीक है ना। जब बैठक होगा पूरे ऑल इंडिया लेवल का, पूरे ऑल वर्ल्ड लेवल का, ग्लोबल लेवल का, उसमें शामिल करेगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है किसी भी कंट्री के लिए, ना सिर्फ इंडिया के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में या फिर एक पर्टिकुलर जो एक सामाजिक ग्रुप होता है उसमें शामिल हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप हो और आपके स्कूल में क्लास का मीटिंग हो रहा है या फिर आपके फ्रेंड्स लोग का मीटिंग हो रहा है और आपको बुलाया ना जाए तो आपको कैसा फील होगा? बहुत ही बेकार फील होगा। ठीक है, अच्छा फील नहीं होगा। तो अगर वो अच्छा फील नहीं होगा तो आपको बहुत ही ज्यादा क्या लगेगा दोस्तों? बुरा लगेगा। करेक्ट है, ये आप जानते होंगे। क्या लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। ओके। तो ये चीज को अब ध्यान में रखा जाए कि यार आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको शामिल नहीं किया है, लेकिन आपने रूल फॉलो नहीं किया। क्या रूल फॉलो नहीं किया? आपके पास फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। अब फॉरेन पॉलिसी नहीं है इन केस अगर, तो क्या हो जाएगा? आपको उस चीज में शामिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए हर कंट्री को अडॉप्ट करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी को, और फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है। तो बात करें इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में मिली थी, आप सभी जानते हैं। और 1947 के बाद से ही जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो उसके बाद से ही ये जो फॉरेन पॉलिसी है इसको बिल्ड करने का काम जो है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने शुरुआत कर दी थी। हमारे जो ग्रेट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने शुरुआत कर दी थी और सोचा था कि किस प्रकार हम लोग इस फॉरेन पॉलिसी को बिल्ड करेंगे और धीरे धीरे इस देश को आगे लेके जाएंगे। अब वो फॉरेन पॉलिसी को बिल्ड करना था तो बहुत सारे टर्म्स में करना था कि इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में ऐसा हो कि हम डिफेंस सेक्टर पे भी ध्यान दें, हम ऐसा ध्यान दें कि इकोनॉमिक सेक्टर भी हमारा बूस्ट हो, हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश हो जाए और कैसे जो ग्रुप्स होते हैं जैसे वर्ल्ड के जो लीडर्स होते हैं उनमें हम भी शामिल हो जाए। तो ये सब चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। और साथ ही में इंडिया का सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल जो पीस होता है उसमें कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि देखो इंडिया जस्ट आजाद हुआ था तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस जो था वो हमारे कंट्री में नहीं था, लेकिन बाकी कंट्रीज में था, पहले से ही वो आजाद हो चुके थे। तो वो कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, शांति माहौल, शांतिपूर्ण तरीके से सब ये सब चीज कैसे किया जाए, कोई भी डिस्प्यूट्स अगर हो रहा है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे या फिर इंडिया के लेवल पे तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये सभी चीज इंक्लूड किया जा रहा था फॉरेन पॉलिसी में। और ताकि एक फ्रेंडली रिलेशन हमारा और दूसरे जो कंट्री होंगे उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन को कैसे हम लोग एस्टैब्लिश करें, ये सभी चीज जो है वो फोकस किया जाने लगा। किसमें फोकस किया जाने लगा दोस्तों? ये फॉरेन पॉलिसी में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड साथ ही में बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज भी बनाए गए, क्योंकि देखो फॉरेन पॉलिसी है तो इंटरनेशनल लॉ भी होना जरूरी है कि हमारे और दूसरे देश के साथ किस तरह से संबंध रहेंगे, किस तरह से रिलेशनशिप रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि हमारा रिलेशन पाकिस्तान से कुछ अलग है, हमारा रिलेशन चाइना से कुछ अलग है, बिकॉज दे आर द लाइक हेटर्स कंट्री। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, मतलब ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है लेकिन हम मानते हैं, क्योंकि यार हमने देखा है कि यार कहीं ना कहीं चाइना भी हमें थ्रेट करता है, परेशान करता है या फिर कुछ ना कुछ करता है। और पाकिस्तान तो चलो हमारा बचपन से ही दुश्मन है, जब से वो पैदा हुआ है, पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तब से दुश्मन है। करेक्ट है, ये आप जानते होंगे। तो ये सभी चीजें जो दोस्तों फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किया जाता है एंड इसी के हिसाब से ये जो फॉरेन पॉलिसी है इसको तैयार किया जा रहा है। अब ये फॉरेन पॉलिसी में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड की जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखा जाए तो मेन इसका पर्पस क्या है?
इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है इसका मेन पर्पस क्या है, पर्पस की बात कर लो या फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लो, जो इंपॉर्टेंस होता है वो क्या है, ये भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यार ये फॉरेन पॉलिसी सबसे ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर फॉरेन पॉलिसी नहीं होता तो हम किसी भी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश कर पाते। ठीक है ना, फ्रेंडली रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो हम, अगर फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री का कोई भी इंसान, ठीक है, दूसरे देश में जाता है और वो काम करता है और वहां उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो वहां की सरकार हमारी सरकार को मदद नहीं करेगी। ऐसा हुआ है, आपको पता होगा कि लगभग 1990 में 1991 में कुवैत में, ठीक है ना, कुवैत में हमारे बहुत सारे जो इंडियंस थे वो फंस गए थे। लगभग मुझे अभी कितने लोग थे वो मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग हजारों में थे। ठीक है ना, हजारों में कुछ लोग थे, हजार मतलब 1000 2000 नहीं, ज्यादा ही हजार थे। ठीक है, तो इतने लोग कुवैत में फंस गए थे क्योंकि इराक ने ये कुवैत के ऊपर हमला कर लिया था और कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब कुवैत में कौन थे, इंडियंस फंस गए थे, तो अब इंडियंस कहां आना चाहेंगे, ऑब्वियसली इंडिया आना चाहेंगे। ठीक है, तो ये कुवैत की तो सरकार जा चुकी थी बिकॉज इराक ने कब्जा कर लिया पूरा, तो सब डरे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि यार सबकी डेथ हो जाएगी, क्या होगा, क्या हर जगह फायरिंग वगैरह हो रहा था, तो बहुत डरे हुए थे। लेकिन जो इराक था, ठीक है, जो इराक ने जिसने कुवैत के ऊपर हमला किया था, वो इराक का हमारे इंडिया से रिलेशन काफी अच्छा था, हमारे इंडिया से फॉरेन रिलेशन काफी अच्छा था क्योंकि इंडिया ने बहुत बार इराक को मदद किया था। तो इराक की गवर्नमेंट ने ये देखा कि इंडियंस कुछ फंसे हुए हैं और इंडिया हमारा एक मित्र देश है, तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि कुवैत में इंडियंस को कोई परेशानी नहीं होगी, अगर आप निकलना चाहते हो तो आप निकल सकते हो। तो ये कुवैत में इंडिया वाले लोग जो है वो धीरे धीरे निकल गए और निकलने के बाद कहां चले गए, वहां से वो जॉर्डन चले गए एंड जॉर्डन से हमारे इंडिया ने एयर इंडिया जो फ्लाइट होती है ना, वो भेज के जितने भी इंडियंस थे वहां से उसको निकाल के इंडिया में वापस लेके आए। तो ये बहुत बड़ा मिशन था, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आपने देखा होगा, एयरलिफ्ट करके एक मूवी है। ठीक है ना, एयरलिफ्ट जरूर से देखना, ऐसी मूवी देखना चाहिए दोस्तों जो रियल लाइफ के ऊपर बेस है। तो एयरलिफ्ट करके मूवी है, शायद अक्षय कुमार पाजी की मूवी है, तो आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन मूवी है यार। और ये सब चीज मैं क्यों बताता हूं आपको, क्योंकि देखो क्या होता है, पढ़ाई एक अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई को अगर स्टोरी फॉर्म में पढ़ोगे ना तो ज्यादा मजा आता है और ये चीज ना जिंदगी भर याद रहता है। ये मूवी कब देखा था मैंने, 4 या 5 साल पहले, अभी तक मुझे याद है। क्यों याद है, क्योंकि ये रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड था और ये कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं आपको इस टॉपिक के वजह से। क्यों, फॉरेन रिलेशनशिप अच्छा था तभी तो यार हो पा रहा है ना। तो फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेगा तो कहीं ना कहीं हर कंट्री को अपने अपने तरीके से काम आएगा। दूसरा मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस फॉरेन पॉलिसी का, अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो यार हम अपनी एकता को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। जो एकता है हमारी कंट्री का, जो एकता है वो बना रहेगा। ठीक है ना, जो अभिमान है, इंटीग्रिटी जो है, हमारे पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एक नाम लिया जाता है, तो वो भी एक बना रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में जो इंडियन सिटीजन्स है वो थोड़े सेफ रहेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखा जा सके, लोग आराम से अपने घरों में रह सके, लिविंग के लिए, सेफ्टी के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। साथ ही में एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना, या फिर अगर हम बात करें ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड रिलेशन, बिजनेस रिलेशन भी एस्टैब्लिश करना है। जैसे कि हमें कुछ चीज की जरूरत होती है तो हम बाहर देश से मंगवाते हैं। क्यों मंगवाते हैं, क्योंकि बाहर का जो देश है वो हमें दे रहा है। अगर वो सीधा बोल दे कि मेरे को नहीं देना है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अगर मैं एक बात बोलूं कि मुझे चलो पेट्रोल डीजल चाहिए, ठीक है ना, जो हमें क्रूड ऑयल चाहिए, चलो पेट्रोल डीजल तो जाने दो, क्रूड ऑयल चाहिए, कच्चा तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल मुझे चाहिए, उसी से पेट्रोल डीजल हम बना लेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो क्रूड ऑयल है ये कहां से आएगा, गल्फ कंट्री से आएगा, ठीक है ना, इराक, ईरान, ये सब जो आसपास के जो कंट्रीज है, कुवैत वगैरह, ये सब में बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल है। अभी तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बात की बात है, चलो क्रूड ऑयल है। अगर उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, जाओ भैया क्या कर लोगे, तो हम लोग दो ही चीज कर सकते हैं, या तो अटैक कर दे उनके ऊपर, लेकिन ऐसा वो पूरे वर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें करने देगा नहीं, पहली बात तो, ठीक है ना। तो हम कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारा ही लॉस है, तो ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन अगर हमारा इस कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो वो हमें एक मना नहीं करेगा। हम बोलेंगे कि हमको ऑयल चाहिए तो वो देगा, हाँ बदले में तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, फ्री में कोई चीज़ तो होती नहीं है। बट रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो हम बिजनेस कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस में रिलेशनशिप अच्छा होता है तो मजा आता है करने में। तो सेम इसी प्रकार इकोनॉमिक के लिए और ट्रेडिंग के लिए और बिजनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कमर्शियल रिलेशनशिप के लिए हमारे कंट्रीज का और दूसरे कंट्रीज के साथ ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इस पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी के अर्ली फेज की, यानी शुरुआती दौर में जो ये फॉरेन पॉलिसी बन रहा था, शुरुआती दौर में ये कैसा था, ठीक है। तो शुरुआती दौर की अगर बात करें, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप सभी जानते हैं यार, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू जी, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये फॉरेन पॉलिसी को बिल्टअप करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं था किस प्रकार देश को चलाया जाए, किस प्रकार चीज़ें हो जाए, लेकिन उन्होंने और बाकी जो उनके मिनिस्टर्स होंगे सभी ने मिल के कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा काम किया है। और उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा कॉलोनियलिज्म जो था, जो बाकी जो कंट्रीज थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, जो कॉलोनियलिज्म को अडॉप्ट कर रहे थे, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कॉलोनियलिज्म क्या होता है, तो इसको नहीं अपनाया और उन्होंने बोला कि हम एक तरीके से स्वतंत्र रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और अपने हिसाब से ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको पता है कि उसी दौरान जब ये सब चल रहा था, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उसी दौरान एक वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर, आप जानते हो ये चीज़। ये कोल्ड वॉर चल रहा था, किसके बीच में चल रहा था? अमेरिका के बीच में चल रहा था दोस्तों, और सोवियत नेशन। ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, पूरा हिस्ट्री का एक चैप्टर था, आपको याद होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और सोवियत यूनियन कंट्री के बीच में, ठीक है। तो ये जो वॉर चल रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वॉर था। सामने सामने लड़ाई नहीं था, लेकिन ये खतरनाक इसलिए था क्योंकि यार ये कोल्ड वॉर के चक्कर में बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर प्रेशर आ गया था। कोल्ड वॉर मतलब एक तरीके से आप अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कोल्ड वॉर क्या है। शीत युद्ध बोलते हैं, यानी कि हम बातों से लड़ाई कर रहे हैं, हथियारों से नहीं लड़ रहे हैं। हम एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे को हेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे होते हैं ना, जैसे दो दुश्मन होते हैं, सामने सामने मिलेंगे तो एक तरीके से बात नहीं करेंगे और एक दूसरे को हमला नहीं करेंगे, लेकिन एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सेम उस प्रकार का वॉर चल रहा था। एक दूसरे से व्यापार नहीं करना, ट्रेड नहीं करना। तो अमेरिका साइड के जितने भी कंट्रीज थी उसका अमेरिका का दबदबा था, इधर ईस्ट साइड में जितने भी कंट्रीज थे उसका सोवियत यूनियन का दबदबा था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर प्रेशर था कि आप हमारा साथ दो। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम कोई भी कंट्री का साथ नहीं देंगे, हम ना अमेरिका का साथ देंगे, हम ना सोवियत यूनियन का साथ देंगे, हमको बीच में नहीं पड़ना है, हमको हमारा शांति प्यारा है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में, यानी कि जो लीडरशिप में, उन्होंने क्या शुरू किया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है ना। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है दोस्तों? कि हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम अपनी तरीके से जिंदगी जिएंगे और हम अपना डेवलपमेंट में ध्यान देंगे। यार हमारी तो वैसे भी हालत खराब है और आप बोल रहे हो कि हम आपको सपोर्ट करें, तो ये नहीं होगा। ये हम अपने बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमने बहुत गुलामी सही है, हम अपने बारे में, हमारे देश को डेवलप करने में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, ऐसा पंडित नेहरू का कहना था। और बाकी जो उनके कैबिनेट में मिनिस्टर्स होंगे उनका सबका कहना था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इन्होंने अप्रोच रखा था। और साथ ही में बात करें कि इंटरनेशनल इवेंट्स जो भी होंगे या फिर जो डेवलपमेंट होंगे उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए और विदाउट एनी प्रेशर ऑफ, विदाउट द प्रेशर ऑफ एनी पावर। हमको कोई भी यार पावर का मतलब यही नहीं है, प्रेशर ही नहीं चाहिए यार। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम इंडिया वाले और आज भी हमारे ऊपर कोई दबदबा बना रहा है। आज के डेट में है क्या ऐसा कि हमारे ऊपर कोई भी कंट्री का दबदबा है? नहीं है यार, हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, देखा जाए तो। डिपेंडेंट इन द सेंस, कौन सा इंडिपेंडेंट मैं बोल रहा हूं कि कोई पावर से दबा नहीं सकता हम लोग को, अगर देखा जाए तो, ठीक है। जैसे ब्रिटिश हमको दबा के रखा था, 150 साल हमारे ऊपर राज किया, वैसा कोई नहीं कर सकता आज के डेट में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए ये पीस मेंटेन रहे, शांति, ये जो चीज़ें हैं वो मेंटेन रहे, इसके लिए जो फॉरेन पॉलिसी है इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। और साथ ही में अगर बात करें कि यार देखो, आप वो टाइम पे अगर हम बात करें तो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये हमारे कुछ नाइबरिंग कंट्रीज है, हमारे इंडिया के जस्ट बाजू के कंट्री है। पाकिस्तान तो हमसे ही निकला है, हमारा ही बच्चा है। और चाइना जो ऊपर, वो कब से हमारा दुश्मन बैठा है, क्योंकि यार उसको जमीन चाहिए, हमारा ऊपर वाला खूबसूरत है ना, ऊपर का जमीन, लद्दाख और ऊपर का वो सीनो इंडियन बॉर्डर जो है वो यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यार चाइना बहुत ही उसको जमीन के फिराक में रहता है, वो बहुत अलग ही देश है वो, ठीक है, जाने दो चलो। तो ये दोनों देश हमारे साथ हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो इंटरनेशनल पीस को भी एस्टैब्लिश करना है। तो ये सभी चीज़ पहला जो अर्ली फेज था ना, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, क्योंकि अगर ये सब इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते तो कहीं ना कहीं जो देशवासी है उनके अंदर एक डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमको जस्ट आज़ादी मिली है अभी। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा था। साथ ही में एक बहुत ही अच्छा फीचर ये था कि हमारे कंट्री को सेल्फ रिलायंस कंट्री बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बनाना है, कि हमको अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम खुद का काम खुद कर सकते हैं, ये बनाना है। तो ये भी फॉरेन पॉलिसी में ये मुद्दे को रखा गया था। साथ ही में अगर हम शुरुआती दौर पे बात करें तो इंडिया ने डिसाइड किया था, जैसे मैंने बोला, कि एशिया में बहुत सारी कंट्रीज के साथ वो अपना रिलेशनशिप बनाने के लिए एस्टैब्लिश करें, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी है तो अगेन हमको कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा बाकी कंट्रीज के साथ। तो धीरे धीरे हमने एशिया के जो बाकी कंट्रीज थे उनके साथ एक रिलेशन बनाना शुरू किया। फिर अगर हम बात करें, हमने धीरे धीरे एशिया में अगर कंट्रीज के साथ रिलेशन बना लिया, फिर उसके बाद हम अफ्रीका गए, अफ्रीका से रिलेशन बनाया, तो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होने लगा। उसी दौरान ये जो जैसे मैंने बोला कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी आ रहा था एशियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर। इसीलिए हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स साइन किया कि यार हम भैया, हम किसी के झंझट में नहीं पड़ने वाले, ना अमेरिका ना सोवियत यूनियन, हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे। हम रिलेशनशिप बने ही बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा फीडबैक नहीं दे सकता, आपको मैं पूरा बैकअप नहीं दे सकता।
लड़ाई में या फिर किसी भी चीज़ में हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इस प्रकार ये सब चीज़ होने लगा। फिर आपको पता ही है, जैसा मैंने बोला कि पाकिस्तान वगैरह के साथ हमारा लड़ाई वगैरह बहुत बार हुआ। तो लगभग 1947-48 जब हमको आज़ादी मिले, उसी दौरान पाकिस्तान के साथ हमारा कहीं ना कहीं एक मतभेद चल रहा था, लड़ाई हो रहा था। फिर आपको पता है कि 1965 में भी हमारा एक पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है जिसमें हमने जीता। फिर 1971 में भी हमारा पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ है जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया। पता है ना वो वॉर, ठीक है, लड़ाई याद है ना। पहले पाकिस्तान वेस्ट में भी था, ईस्ट में भी था। जो बांग्लादेश है ना आज के डेट में, वो पाकिस्तान था, पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। लेकिन क्या हो गया, वेस्ट पाकिस्तान बहुत चालू था, सोचा इसको भी कब्जा करूंगा और इसके थ्रू इंडिया को भी कब्जा करूंगा। लेकिन इंडिया वाले बीच में पड़ के ये ईस्ट पाकिस्तान को ही अलग करके और ईस्ट पाकिस्तान का नाम चेंज करके बांग्लादेश वाले को, बंगाली लोग को दे दिया, जो उधर के लोग थे प्रॉपर। तो ये 1971 में हुआ। फिर उसके बाद अगर देखा जाए चाइना के साथ भी ऐसा बहुत बार लड़ाइयाँ हुई है, ठीक है। तो लगभग 1970 में, 1970 की अगर मैं बात करूँ तो 1970 में जाके कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया कि यार इतने सारे चीज़ें हो रहे देश में, धीरे धीरे थोड़ी स्टेबिलिटी आई और धीरे धीरे हमारा देश थोड़ा आगे बढ़ने लगा। और लगभग उसके 4 साल के बाद 1974 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो थोड़ा सा लोग डरने लगे, यार अब इंडिया के पास न्यूक्लियर चीज़ें आ गई है। तो न्यूक्लियर जब होता है किसी भी कंट्रीज के पास, न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाला देश थोड़ा डरता है कि यार इसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, ये भी एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है, न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है। तो अगर ये हमला करेगा, अगर मैं हमला करूंगा तो ये भी सामने से हमला करेगा, तो नुकसान हमारा भी होगा। तो ये चीज़, इसके लिए लोग डरते हैं। और आज के डेट में आप देखा जाए तो इंडिया एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियर स्टेट है। भले ही पाकिस्तान भी है तो क्या हो गया, लेकिन पाकिस्तान का पावर कम है इंडिया के कंपेरिजन में। इसके लिए वो डरता है हमसे, क्योंकि हम जब भी अटैक करते हैं तो वो मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता, उसकी फट जाती है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में अगर बात करें फिर लगभग 1974 के बाद 1980 का दशक आ गया। तो उसमें थोड़ा और अच्छा स्टेबिलिटी आ गया, फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा सुधार होने लगा। फिर इंडिया ने ऐसे बहुत सारे देशों को मिलकर कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए, ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेने लगे। जैसे कि सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क कंट्रीज, आपको पता है ना सार्क सम्मेलन होता है, इसमें हिस्सा लेने लगे हमारे इंडिया ने, बैठक होने लगी और धीरे धीरे ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से वर्क होने लगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि अर्ली फेज क्या है फॉरेन पॉलिसी का और इंडिया फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या था, ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज का वीडियो मैं इसी के साथ समाप्त करना चाहूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार लेक्चर था आज का और हमने टोटली पूरा आपको बताने की कोशिश किया। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।